हाय, मैं हूँ अमृता। दोस्तों, अगर आपने इस मूवी का पहला पार्ट नहीं देखा है तो उसे जरूर देखिए। इसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। मूवी की शुरुआत होती है तब हम पर्सियस को देखते हैं जो देवता ना बनते हुए इंसानों की तरह ही मामूली जीवन जी रहा था। उसकी पत्नी इस दुनिया में नहीं थी, लेकिन उसे एक बेटा था और वो अपने बेटे को एक योद्धा ना बनाते हुए उसके इंसान पिता की तरह उसे मछुआरा बनाना चाहता था। एक रात पर्सियस के पिता देवता ज़्यूस उससे मिलने आते हैं और वो अपनी समस्या उसके सामने रखते हैं कि इंसानों ने देवताओं की पूजा करना बंद कर दिया है, जिसके कारण उनकी सारी शक्तियाँ कम हो रही है और उन्हें डर है कि अगर सारी शक्तियाँ खत्म हो जाएंगी तो उनकी सारी रचना खत्म हो जाएगी, यानी ये इंसान भी मारे जाएंगे। तभी अचानक से वहाँ पर भूकंप हो जाता है। तभी ज़्यूस बताते हैं कि सारे दानव राक्षस एक बहुत ही बड़ी दीवार के अंदर कैद है, जिसे टॉर्टरस की दीवार कहते हैं। और इस भूकंप का मतलब यही है कि मेरी शक्तियाँ कम होने के कारण वो दीवार अभी टूट रही है और एक दिन सारे राक्षस इस दीवार के बाहर आएंगे और इसी तरह देवता मारे जाएंगे। अब वो दिन दूर नहीं है जब मेरे पिता क्रोनोस भी बाहर आ जाएंगे और अगर क्रोनोस बाहर आए तो पूरे दुनिया का अंत होगा। ज़्यूस आगे कहता है कि इस लड़ाई में मुझे पर्सियस की मदद चाहिए, लेकिन पर्सियस का एक बेटा था, उसे कुछ हो ना, इसी डर से वो कहता है कि मैं आपकी इसमें कोई भी मदद नहीं करता। अब ज़्यूस ना चाहते हुए भी वहाँ से निकल जाते हैं। इसके बाद ज़्यूस के बेटे एरिस और ज़्यूस के भाई ओसाइडस तीनों भी नरक के दुनिया में हेडिस से मिलने जाते हैं उसकी मदद मांगने के लिए। और ज़्यूस उससे कहता है कि उसे टॉर्टरस की दीवार वापस बनानी चाहिए, लेकिन हेडिस उनका प्रस्ताव ठुकराता है और एरिस उसके साथ मिलके अपने ही पिता ज़्यूस और ओसाइरस के ऊपर हमला करता है और दोनों भी ओसाइरस और ज़्यूस को बंदी बनाकर नरक की दुनिया में ही रखते हैं। अब यहाँ पे ज़्यूस बंदी होने के कारण टॉर्टरस की दीवार और भी नीचे बढ़ जाती है, जिसके कारण दो मुंह वाला ड्रैगन बाहर निकल आता है और वो पर्सियस के गांव पर हमला कर देता है। जब पर्सियस की नजर उसके पास जाती है तब वो अपने गांव में लौट आता है और अपने बेटे को बचाते हुए देवताओं ने दी हुई उसकी जो तलवार थी उसे उठाता है और उस ड्रैगन से लड़ाई करने जाता है। यहाँ पे दोनों की काफी लड़ाई होती है, लेकिन अंत में पर्सियस ड्रैगन को मार गिराता है। लेकिन इस लड़ाई में पर्सियस काफी जख्मी हुआ था, इसीलिए वो अपने गांव की एक महिला के पास का इलाज करने के लिए जाता है। वो औरत पर्सियस को कहती है कि तुम इंसान नहीं हो, देवता हो, तुम्हें उनकी मदद करनी चाहिए ताकि ये दुनिया नष्ट ना हो, ये तुम्हारा फर्ज है। लेकिन पर्सियस कहता है कि उसने अपने पत्नी को मरने से पहले वचन दिया था कि वो अपने बेटे की हमेशा रक्षा करेगा। तो वो औरत उसे बताती है कि तुमने अपने पत्नी को जो वादा किया था वो हालात कुछ और थे और आज हालात कुछ और है। अगर ये पूरी दुनिया ही मिट गई तो तुम्हारा बेटा भी नहीं बच पाएगा। अब वो इन सारे बातों पर सोचता है और अपने पिता के साथ लड़ाई में शामिल होने के लिए चला जाता है। वो अपने बेटे को लेकर एक पहाड़ी पे देवताओं का जो मंदिर था उसमें चला जाता है। अपने पिता को बुलाने की कोशिश करता है, लेकिन उसके पिता ना आके वहाँ पे ओसाइरस आ जाते हैं और वो पर्सियस को बताते हैं कि एरिस और हेडिस ने मिलके ज़्यूस को बंदी बनाया है और दोनों भी ज़्यूस के पिता क्रोनोस से मिले हुए हैं। जल्द ही वो क्रोनोस को भी आजाद करेंगे। ये सब कुछ सुन के पर्सियस को काफी बुरा लगता है। अब उसे अपने पिता को बचाना था। ओसाइडस उसे कहते हैं कि तुम अकेले उन्हें बचा नहीं सकते, तुम्हें किसी और की जरूरत पड़ेगी और वो उसे उनके बेटे अजेरस को मिलने के लिए कहते हैं, जो कि अभी फिलहाल रानी एंड्रोमेडा के कैद में था, वही तुम्हारी मदद कर पाएगा। आगे ओसाइडस पर्सियस को अपना त्रिशूल देते हुए कहते हैं इसकी सारी शक्तियाँ तुम्हें मिलेंगी और आगे ओसाइडस मिट्टी में मिल जाते हैं, यानी उनका अंत हो चुका था। अब यहाँ पे पर्सियस अपने बेटे को अलविदा कहता है और वो अपने उड़ने वाले घोड़े की मदद से रानी एंड्रोमेडा के राज्य में चला जाता है। रानी एंड्रोमेडा वही राजकुमारी होती है जिसे पर्सियस ने क्रेकन राक्षस से बचाया था। उनसे मिलकर वो आगे ओसाइडस के बेटे अजेनोर से मिलने के लिए जाता है। वो उसे कहता है कि मैं तुम्हारा भाई और ज़्यूस का बेटा हूँ और उसे ओसाइडस ने ही देवताओं को बचाने के लिए भेजा है। अब ये सुनते ही अजेनोर गुस्से में उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है, क्योंकि अजेनोर और उसके पिता ओसाइडस के बीच में संबंध अच्छे नहीं थे। पर्सियस उसे कहता है कि तुम्हारे पिता अब उस दुनिया में नहीं है, उन्होंने ही मुझे तुम्हारे साथ मिलकर एक आदमी की तलाश करने के लिए कहा था जिसने टॉर्टरस की दीवार का नक्शा बनाया था। अब उसके पिता इस दुनिया में नहीं है। ये सुनते ही अजेनोर को काफी बुरा लगता है और वो इनके साथ इस लड़ाई में शामिल होता है। इसीलिए उस इंसान को ढूंढने के लिए ये लोग निकल पड़ते हैं और वो इनके साथ लड़ाई में शामिल हो जाता है। आगे पर्सियस का भाई अजेनोर, रानी एंड्रोमेडा और उनके कुछ सैनिक जहाज से 7 समुंदर पार उस इंसान को ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं जिसने टॉर्टरस की दीवार बनाई थी। रास्ते
ऐसे में एंड्रोमेडा पूछती है कि ये इंसान आखिरकार है कौन जिसने टार्टरस की दीवार का नक्शा बनाया है। तो पर्सियस उसे कहता है कि दरअसल हाइफेस्टस देवता है जिन्होंने ज़्यूस, ओसाइडस और हेडिस इन तीनों के भी दिव्य शक्तियों वाले हथियार बनाए थे। अगर इन तीनों के भी अस्त्र मिला लें तो एक ऐसा अस्त्र बनता है जिससे ज़्यूस के पिता क्रोनोस को भी हराया जा सकता है। अब कुछ समय के बाद ये तीनों भी उस जगह पे पहुंच जाते हैं जहाँ पे हाइफेस्टस रहते थे, लेकिन उन तक पहुंचना इतना आसान नहीं था। उन्हें घने जंगल से गुजरना होता है। जंगल पार करते वक्त अजेनोर एक फंदे में फंस जाता है और पर्सियस भी उसके पीछे पीछे उसे बचाने के लिए भागता है। तो उसके सामने बहुत ही भयानक एक दैत्य आ जाता है। ये देखते हुए सारे सैनिक उस पे वार करने लगते हैं, उसे मारने लगते हैं, लेकिन वो इतना बड़ा था कि वो इन सारों को हरा देता है। लेकिन पर्सियस अपने साथियों की मदद से दैत्य को नीचे गिरा देता है और उसकी छाती पे चढ़ के ओसाइरस इनका जो त्रिशूल रहता है उससे वो वार करने ही वाला था। लेकिन तभी उसी की तरह बाकी के दैत्य आते हैं और वो पर्सियस के हाथ में ओसाइरस इनका त्रिशूल देखते हुए उसके सामने झुक जाते हैं और इन सब को देवता हाइफेस्टस के पास लेके जाते हैं। यहाँ पे पर्सियस हाइफेस्टस को बताता है कि देवता ज़्यूस को हेडिस ने कैद करके नरक लोक में बंद कर दिया है और ओसाइरस देवता भी मारे गए हैं और उन्हीं की मदद लेने के लिए वो हाइफेस्टस के पास आया है। लेकिन ये सारी हकीकत सुनते ही हाइफेस्टस उसे कहते हैं कि मैं तुम्हारी कोई भी मदद नहीं कर सकता। अगर ओसाइरस मारे गए हैं और ज़्यूस कैद में है, इसका मतलब यही है कि दुनिया का अंत नजदीक है। तो आगे पर्सियस कहता है कि आप भी एक देवता हो, आप हमारी मदद कर सकते हो। तो हाइफेस्टस उन्हें कहता है कि मैं देवता था, लेकिन मैंने हेडिस के लिए हथियार बनाया था जिसके कारण तुम्हारे पिता ज़्यूस और ओसाइरस ने मेरी सारी शक्तियाँ छीन ली और मुझे एक मामूली इंसान बनाया। तो रानी उन्हें कहती है कि मामूली इंसान बनना कोई बुरी बात नहीं है, इंसान के पास भी अपनी अपनी शक्तियाँ होती है। अब ये सुनते ही आगे हाइफेस्टस उन्हें बताते हैं कि ज़्यूस को जरूर उन्होंने टार्टरस की दीवारों के बीचों बीच रखा होगा और तभी हम नरक की दुनिया में देखते हैं तब ज़्यूस को दरअसल टार्टरस के बीचों बीच में ही रखकर आग के बीचों बीच उन्हें रखा था और क्रोनोस उनकी सारी शक्तियाँ उनसे छीन रहा था। हाइफेस्टस आगे उन्हें बताते हैं कि जब मैंने टार्टरस का कैद खाना बनाया था तो मैंने वहाँ जाने के लिए एक गुप्त रास्ता भी रखा था, इसके जरिए हम अंदर जा सकते हैं और ज़्यूस उनको बचा सकते हैं, लेकिन उसके पहले हमें टार्टरस के दीवारों तक पहुँचना पड़ेगा। इसीलिए ये सब लोग अब टार्टरस की दीवारों की ओर निकल पड़ते हैं। कुछ समय के बाद ये लोग वहाँ पे पहुँच जाते हैं, लेकिन वहाँ पर एरिस इनके ऊपर हमला कर देता है और इन सबके साथ जंग छिड़ जाती है और एरिस इनके ऊपर भारी पड़ने लगता है क्योंकि एरिस ये युद्ध का देवता था। उनके हमले में पर्सियस भी काफी जख्मी होने लगता है और वो इन सबको बुरी तरीके से हरा देता है। लेकिन तभी हाइफेस्टस देवता वो खुफिया रास्ता ढूंढ निकालते हैं और उसे खोल देते हैं, जिसके कारण पर्सियस, क्वीन एंड्रोमेडा और अजेनार ये तीनों भी अंदर चले जाते हैं। लेकिन एरिस देवता हाइफेस्टस को पकड़ने में कामयाब होता है और वो उन्हें पकड़ के मार देता है। अब इन तीनों को भी आगे बढ़ना था। उनके हाथ में हाइफेस्टस ने दिया हुआ एक नक्शा होता है। तो वही दूसरी तरफ ज़्यूस अपने आखिरी पलों में अपने भाई हेडिस से माफी मांगते हैं उसे ये नरक की दुनिया देने के लिए। हेडिस को भी ज़्यूस के ऊपर दया आती है और वो उन्हें माफ करता है। इन दोनों की भी बातचीत हो ही रही थी तभी वहाँ पर ज़्यूस का बेटा एरिस आ जाता है और वो हेडिस पर हमला कर देता है। एरिस सबसे ज्यादा शक्तिशाली होने के कारण हेडिस भी कमजोर पड़ने लगता है उसके सामने और वो हेडिस को मारने के लिए ज़्यूस इनका हथियार यूज करने ही वाला होता है। लेकिन तभी ज़्यूस अपनी शक्तियों से उसे रोकते हैं और ज़्यूस उसे कहते हैं कि मैं तुम्हें अपने भाई को मारने नहीं दूंगा। अब ये सुनने के बाद हेडिस को ज़्यूस के प्रति इज्जत और भी बढ़ जाती है, इसीलिए वो एरिस के साथ लड़ाई करते हैं। दोनों भी लड़ाई करते करते नरक के एक बहुत ही बड़े खाई में गिर जाते हैं। इसी दौरान पर्सियस भी अपने साथियों की मदद से वहाँ पे आ जाता है। पर्सियस देखता है कि ज़्यूस बहुत ही ज्यादा बुजुर्ग दिख रहे थे, वो काफी कमजोर हो गए थे क्योंकि क्रोनोस ने उनकी सारी शक्तियाँ छीन ली थी। पर्सियस अपने पिता को वहाँ से छुड़ाता है, तभी वहाँ पर एरिस आ जाता है और वो इन दोनों के ऊपर भी हमला कर देता है, लेकिन हेडिस वहाँ पे आकर उनको बचाता है। जब पर्सियस ज़्यूस को लेके जा रहा होता है तभी एरिस हेडिस का हथियार छीन कर उसे ज़्यूस की तरफ फेंकता है, जो कि सीधा ज़्यूस उनकी पीठ पे लग जाता है। और दूसरी जगह पे क्रोनोस भी अभी आजाद हुआ था और इनके ऊपर वो हमला करने जाता है। एरिस उनकी तरफ बढ़ ही रहा था, लेकिन इन सबको बचाने के लिए ज़्यूस, हेडिस और ओसाइडस इनका हथियार एक साथ जोड़ देते हैं, जिसके कारण इन दोनों हथियारों की शक्तियाँ एक साथ जुड़ जाती है और एक बहुत ही बड़े धमाके से ये सब लोग नरक लोक से निकलकर बाहर आ जाते हैं और रानी एंड्रोमेडा के राज्य में पहुंच जाते हैं। यहाँ पे ज़्यूस पर्सियस को काफी थैंक यू कहते हैं क्योंकि वो अपने पिता को बचाने के लिए वापस आया था। वो उसे कहते हैं कि बेटा मेरे पास अभी ज्यादा शक्ति नहीं है और मैं क्रोनोस को रोक भी नहीं सकता, उसे तुम्हें ही रोकना पड़ेगा। अब पर्सियस को पता चल गया था कि उसे तीनों हथियारों की जरूरत है, लेकिन उसका आखिरी हथियार एरिस के पास था
था। इसलिए पर्सियस टेलीपैथी के जरिए एरिस को चुनौती देता है कि अगर तुम बेहतर हो तो मुझसे लड़ाई करने के लिए एक जगह आने के लिए उसे कहता है। अब एरिस वहाँ पे आ जाता है और दोनों के भी बीच में बहुत ही ज्यादा लड़ाई शुरू होती है। ये काफी घमासान इनकी लड़ाई चल रही थी। तो दूसरी तरफ हम क्रोनोस को देखते हैं जो अब धरती पर आ गया था। वो काफी शक्तिशाली और डरावना था और हर जगह वो तबाही मचाते हुए आगे बढ़ रहा था। तो दूसरी जगह पे रानी एंड्रोमेडा की फौज और अजेनार बाकी दैत्यों से लड़ रहे थे। काफी घमासान लड़ाई शुरू हो रही थी। यहाँ पे हेडिस भी ज़ेउस से मिलने आते हैं। ज़ेउस बेहोश पड़े थे, इसीलिए वो उसे अपनी कुछ शक्तियाँ देकर अपने भाई को जिंदा करते हैं, यानी ज़ेउस को होश में लाते हैं। और थोड़ी देर के बाद ज़ेउस पूरी तरीके से ठीक हो जाते हैं। अब ज़ेउस और हेडिस दोनों भी मिलकर क्रोनोस से लड़ने के लिए जाते हैं। क्रोनोस जो काफी भयानक दानव रूपी दैत्य था, उसे ज़ेउस और हेडिस दोनों भी रोक नहीं पाते क्योंकि क्रोनोस के सामने ये दोनों भी कमजोर थे। देखते ही देखते उनकी सारी शक्तियाँ क्रोनोस अपने में समा लेता है और ये लोग कमजोर होते हैं। तो दूसरी तरफ पर्सियस और एरिस की लड़ाई में पर्सियस एरिस को हरा देता है अंत में और उससे वो अपने पिता का हथियार छीन लेता है। उसके पास तीनों भी देवताओं की शक्तियाँ उनके हथियार थे। उन तीनों को भी मिलाकर वो एक महाशस्त्र बनाता है और क्रोनोस पर हमला करने के लिए जाता है। क्रोनोस भी उसके ऊपर हमला करता है, लेकिन क्रोनोस को हराना इतना आसान नहीं था। इसीलिए पर्सियस क्रोनोस के शरीर के भीतर चला जाता है और शरीर के अंदर जाकर उस शक्तिशाली अस्त्र से उसके ऊपर हमला करता है, जिससे बहुत ही बड़ा धमाका होता है और इसी धमाके में क्रोनोस मारा जाता है। अब सब कुछ शांत होने के बाद पर्सियस अपने पिता ज़ेउस के पास आता है। वो पर्सियस को उनकी मदद करने के लिए शुक्रिया कहते हैं और ये कहकर उनका अंत हो जाता है। यहाँ पे हेडिस भी काफी कमजोर हुए थे। अब ये सारी लड़ाई शांत हो जाती है। मूवी के अंत में हम देखते हैं पर्सियस क्वीन एंड्रोमेडा के पास जाता है। दोनों भी एक दूसरे से प्यार कर रहे थे और अंत में पर्सियस देवताओं के राह पर चलकर अपने बेटे को योद्धा बनाने का फैसला करता है और उसे देवताओं की तलवार देते हुए पूछता है कि क्या तुम इसे संभाल पाओगे। तो उसका बेटा कहता है हाँ बिल्कुल। और ये मूवी इधर ही खत्म होती है।